नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690653066089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2022 के लिए कुछ मॉडल आंसर्स को। इन मॉडल आंसर्स के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हमें जीएस में कैसे आंसर राइटिंग करनी है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यही क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आए, लेकिन ये श्योरिटी है कि आप इन आंसर्स का जो कंटेंट है उसको अपने एग्जाम हॉल में जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इनको हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, दोनों में ही आपके लिए ये कन्वीनियंट होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, सिर्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि रूरल वेमेन का पार्टिसिपेशन उसको हम कैसे एनकरेज करें एक सेल्फ रिलायंट इंडिया डेवलप करने में, एक सेल्फ रिलायंट भारत बनाने में। तो देखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारे आंसर का। सबसे पहले आप जानते भी होंगे इस बात को, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आपकी मेन बॉडी रहेगी और एंड में आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर आप कोई डेटा हो आपके पास उसको लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा तरीका होता है जिस तरह से हमको एक आंसर लिखना होता है जीएस के पेपर्स में। इसको एक सही तरीका माना जाता है और मेन बॉडी में आप उसको पूरा एलैबोरेट करेंगे और फिर आप एंड में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देंगे जो एक तरह से वे फॉरवर्ड भी हो सकता है। राइट, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो मॉडल आंसर्स हैं इनसे आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको एंड पॉइंट पर, एग्जाम के पॉइंट पर आप इसको एक बार रिवाइज कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि इसमें इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया है कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है लगभग 80% ऑफ रूरल वेमेन को। ठीक है, और अगर हम इनको एम्पावर करते हैं और इनको वर्क फोर्स में हम इंक्लूड करना चाहते हैं और इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, हमारे आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। राइट, यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके बजाय कोई और इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, कोई बेटर इंट्रोडक्शन है आपके पास, बेटर पॉइंट्स हैं, तो आप उनको बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये एक मॉडल आंसर है जिसको आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इसी को परफेक्ट मान लें। इसमें आप बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स ऐड करके अपने आंसर को बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। जिसको आइडिया नहीं है कैसे आंसर लिखा जाता है उसको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो इससे पॉइंट्स भी ले सकता है। लेकिन ऑब्वियसली आपके पास इसको बेहतर करने का बहुत स्कोप है अभी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट है उसमें अगर हम देखें तो रूरल फीमेल्स जो हैं ये कितना परसेंटेज है, लगभग 41.8%। और अर्बन वेमेन का पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो ये है लगभग 35.31%। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जैसे मैंने दिया हुआ है कि ये मोस्टली 2017 के डेटा से लिया गया है, अगर हम कोई भी अपना डेटा लिखते हैं और उसका रिसोर्स लिख देते हैं कि वो उसका सोर्स क्या है, तो वो थोड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। बाकी ये नेसेसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में डेटा दिया, फिर हम इसमें क्या लिखेंगे। अब हमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है कि हमें डिस्कस करने हैं वो वेज जो एनकरेज करें पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वेमेन किसमें, आत्मनिर्भर भारत में। तो इस तरह से हम थोड़ी सी हेडिंग दे दीजिए कि पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वेमेन कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग। अब कैसे कर सकते हैं, हम उनको सेफ्टी प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी, बेसिक से पॉइंट्स हैं, लेकिन एक हम अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे हमारे एग्जाम जो आंसर चेक करेंगे उन पर। राइट, देन तो यहाँ पर और क्या क्या पॉइंट्स हैं, गुड हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स, वही हिंदी में लिखे हैं। तो आप इनको मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही समझाऊंगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लैंग्वेज में तो आप इधर उधर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद इस आंसर में हम ये भी बता सकते हैं कि एम्पावरिंग वुमेन जो प्राइम स्टेप होगा एम्पावरिंग वुमेन के लिए, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम कंजर्वेशन करें सेक्स रेशियो परसेंटेज का, यानी कि जो जनसंख्या में लिंगानुपात प्रतिशत है इसका संरक्षण किया जाए और देश में जो कन्या भ्रूण हत्या यानी कि इन्फेंटिसाइड है उसको रोका जाए और देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक
प्रमुख कदम हो सकता है। इसकी दिशा में कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम्स याद है तो उनको आप चाहें तो अगर आपको क्वेश्चन की डिमांड ऐसी लग रही है तो उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, ठीक है। उसके बाद अन्य योजनाएं भी दी गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, किशोरियों के लिए योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना बनाई गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया है, स्वधार गृह उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, ठीक है। इसमें बहुत सारी मैंने योजनाएं दे दी हैं, आप कुछ योजनाओं को एकदम बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ यहाँ पर और दी गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ विद्यालय अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की स्थापना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से जो ग्रामीण महिला है उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि की जा सकती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे आंसर पूछा गया है तो आप ट्राई कीजिए कि अगर आप कोई योजना दे रहे हैं तो वो एक सोशल योजना हो, एक पॉलिटिकल योजना हो और एक इकोनॉमिक योजना हो, राइट। तो मतलब तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बेहतर होगा, वो सारे डायमेंशंस कवर करेगा आंसर में। फिर देखते हैं, एक जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट बता दिया है कि राजनीति में भागीदारी के लिए हम उनको 33% रिजर्वेशन भी दे सकते हैं, जो बिल आज तक पास नहीं हो पाया है। लेकिन जो लोकल लेवल पर वो है सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, वहाँ पर हमने 33% रिजर्वेशन दिया हुआ है महिलाओं को। उसके बाद क्या दिया हुआ है पॉइंट कि फाइनेंशियल उसमें कौन सी योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं। तो जो महिलाएं हैं और ये रूरल वीमेन, ये टॉर्च बियरर्स हो सकती हैं सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इसमें आप एसडीजी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने कंक्लूजन में। कौन सा एसडीजी है जो विमेन पार्टिसिपेशन को, विमेन इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाला एसडीजी है एसडीजी 5, ठीक है। तो रूरल विमेन से रिलेटेड कोई नहीं है, लेकिन जैसे कोई भी एसडीजी है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर की डिमांड के हिसाब से, राइट। उसके बाद हम देखते हैं अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, ये भी अगर आप 2-3 पॉइंट्स बता दें। डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपको जैसे 250 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है, यानी कि 12 मार्क्स वाला, तो उसमें अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपने इसमें यहाँ पर क्यों ऐड किया है, कुछ यहाँ पर आप एक्स्ट्रा जानकारी रखेंगे तो वो आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर हेल्प करेगी। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में करते हुए चलेंगे तो आपके पास ज़्यादा जानकारी नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे, सबसे पहले अनअवेयरनेस और इलिटरेसी की समस्या है। उसके बाद फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या हुआ, हम देखते हैं कि गाँवों में जो पुरुष हैं वो गांव छोड़कर जा रहे हैं और शहरों में लेबर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो पीछे रह जाती हैं महिलाएं जो कि एग्रीकल्चरल लेबर्स के रूप में काम कर रही हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन देखा जा रहा है, यानी कि फीमेल्स का रोल बढ़ रहा है। सोशल नॉर्म्स, ये आपको पता होगा अच्छी तरीके से, सामाजिक जो भी हमारी व्यवस्था है वो भी एक बाधा है महिलाओं के सशक्तिकरण में। उसके बाद सरपंच पति की व्यवस्था, जैसे कि हम 33% का रिजर्वेशन देते हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम देते हैं 33% रिजर्वेशन, लेकिन जिसमें देखा क्या जाता है कि चुन तो महिला ली जाती है, लेकिन उनकी जगह पर जो सही मायनों में जो हेड करते हैं वो कौन होते हैं, उनके पति, राइट। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक कंक्लूजन देख लेते हैं। इस तरह से हमको थोड़ा कंक्लूजन लिखना होता है, तो हम क्या एक रेफरेंस के लिए देख सकते हैं इस कंक्लूजन को, जैसे कि नए भारत के लिए कृषि क्षेत्र के विकास में ग्रामीण महिलाएं जो हैं एक प्रमुख हितधारक हैं, ठीक है। संसाधनों, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वामित्व अधिकार और कौशल विकास को इनकी सुनिश्चित उपलब्धता के माध्यम से हम समाज में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके योगदान को स्वीकार करने और उन्हें मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम में लाने से निश्चित तौर पर जो भी कृषि उत्पादकता है उसमें सुधार कर सकते हैं और साथ ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें एक मैं थोड़ा सा डेटा आपको बता देती हूँ कि आप इस आंसर में ऐड करना चाहें या किसी भी आंसर में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा डेटा हमें लर्न होना चाहिए। तो जैसे कि एग्जाम्पल है 9 करोड़ से ऊपर, ओवर 9 करोड़ ऑफ वेमेन, इन्होंने बेनिफिट किया है मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम्स हैं इनसे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है,
याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा आत्मनिर्भर भारत से ही संबंधित क्वेश्चन है। तो सिमिलर क्वेश्चन ही हैं दोनों। इसमें क्या कहा गया है कि हमें इंपॉर्टेंस बतानी है रूरल विमेन की आत्मनिर्भर भारत के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बताया है, हमने बताया है कि जो आत्मनिर्भर भारत है ये बात क्या करता है, ये बात करता है कि जो रूरल इंडिया है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक असेट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, एक असेट के रूप में देखा जा सकता है, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तेज़ी से किया जा सके। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है कि 2018-19 में जो ग्रामीण और शहरी महिलाएं हैं उनकी श्रम बल में कितनी भागीदारी रही, 19.7% और 16.1%। राइट, आगे देखते हैं। फिर हमने इम्पोर्टेंस की बात की, तो क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि हम इकोनॉमी को अपनी बूस्ट दे सकते हैं। इकोनॉमी को बूस्ट दे कैसे सकते हैं, अगर महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा तो जो हमने एक विजन रखा है कि हम 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, तो इस गोल को ईजिली अचीव किया जा सकेगा, या इस गोल को अचीव करने में डेफिनेटली मदद मिल सकेगी। फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा मिल सकेगा, पावर्टी को रिड्यूस किया जा सकेगा और जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा मिल सकेगा। ठीक है, फिर लेकिन इसकी राह में भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि ट्रिपल बर्डन। ट्रिपल बर्डन क्या हुआ, एक तो महिलाओं को घर के कार्य करने होते हैं, ठीक है, बाहर का कार्य करना होता है जो वर्किंग वेमेन है, और जो घर का कार्य है वो तो एक तरह से अनपेड वर्क होता है। इसके साथ ही उनको कम्युनिटी लेवल पर भी कार्य करने होते हैं, तो इस तरह से महिलाओं पर ट्रिपल बर्डन की समस्या देखी जाती है। लिटरेसी रेट जो है काफ़ी कम है, और हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज है, तो ये भी एक बाधा है। साथ ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट और बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेटा बताती हूँ जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आंसर्स के लिए। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने 2011 में एक डेटा दिया था। इसमें कहा गया था कि अगर विमेन ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की जाए एग्रीकल्चर में, तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो लगभग 2.5 से 4% तक इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में हम बता सकते हैं कि अगर हम विमेन का स्किल डेवलपमेंट करें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वो अनस्किल्ड होती हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट SHGs के माध्यम से किया जा सकता है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एक सहेली SHG है, इम्पॉर्टेंट NGO है, ये जो वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छे से। और हम जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बताएंगे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने का पॉइंट, तो फिर से हम यहाँ पर योजनाओं का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, तो इस तरह से हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाओं को आप यहाँ पर भी वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले और दूसरे जो आंसर्स हैं हमारे, उनमें आप डेटा दोनों का इंटरचेंज कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ऊपर के लेकर इस वाले आंसर में भी। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है रीजनलिज्म से रिलेटेड। रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद। भारत में क्षेत्रवाद के क्या कॉजेज़ हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है और इसके लिए हमें क्या मेजर्स देने हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बताएंगे, रीजनलिज्म की डेफिनेशन क्या है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है जो किसी भी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों के समूह या फिर अन्य उपराष्ट्रीय कोई भी छोटे से पार्ट में केंद्रित होती है। ठीक है, उनके हितों के लिए केंद्रित होती है। इसके लिए कॉजेज़ क्या हैं, अब इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जोग्राफिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉजेज़ हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ हो सकते हैं। एक कॉज हो सकता है कास्ट या रिलीजन। ठीक है, तो ये कॉजेज़ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सारे डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कॉजेज़ ईजिली पता चल जाएंगे। ठीक है, तो कल्चरल जो कॉज होंगे, कल्चरल फैक्टर्स जो हैं, उनमें मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। कल्चरल में क्या आ जाएगा, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज होता है, फोकलोर, मिथ्स, ट्रेडिशन, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो रीजनलिज्म की भावना है उसको बढ़ावा मिलता है। और जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, जो हमारा टोपोग्राफी है वो काफ़ी बार हमारे जो भी रीजनलिज्म की भावना है उसको उत्प्रेरित करती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे आप देख लीजिए कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो काफ़ी इकोनॉमिकली आगे बढ़ चुकी हैं यूपी और बिहार की तुलना में, ऐसी स्टेट्स की तुलना में। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जो क्षेत्रवाद की जो राजनीतिक विचारधारा है उसको बढ़ावा देते हैं।
उसके बाद इनका इम्पैक्ट क्या है। अगर हमसे क्वेश्चन में किसी चीज़ का इम्पैक्ट पूछा जाए तो हम ये प्रयास करें कि हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट दें। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें उसका कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना याद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। अगर आप दोनों दे सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि ये नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है, राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा क्या होगा? जो रीजनल रिकॉग्निशन है उसको बढ़ावा मिल सकता है, राइट? क्योंकि जब कोई भी रीजन डेवलप्ड होगा तभी तो एक तरह से हमारा पूरा देश डेवलप हो पाएगा। तो ये हम पॉजिटिव पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे निकल आएंगे क्षेत्रवाद की समस्या से रिलेटेड। क्या क्या पॉइंट्स होंगे? सबसे पहले ये हमारे डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और यूनिटी को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचा सकता है। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसके लिए खतरा हो सकता है। और क्या खतरे हो सकते हैं? और हमारी जो रीजनल डिमांड्स हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगेगा नेशनल डिमांड से। या देखिए, इसमें एक सन ऑफ सॉइल का भी कॉन्सेप्ट आता है। ये एक सन ऑफ सॉइल की डॉक्ट्रिन है जो 1950s में से दी जा रही है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो कहते हैं कि उन्हीं के लिए जो भी रीजन में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं पर फोकस्ड है। ठीक है, तो आप टर्म से भी समझ सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे हम असम में देख सकते हैं, डिमांड रही है हमेशा बोडोलैंड की। ठीक है, और महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन की डिमांड उठी है। ये सारे रीजनलिज्म के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो MSP है शुगर केन के लिए, ये महाराष्ट्र के जो फार्मर्स थे इन्होंने डिमांड किया था, लेकिन ये सारी स्टेट्स में लागू किया गया। और जो यूपी, पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स थे इनके ऊपर भी इसको लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आंदोलन भी देखा गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमें मेजर्स भी देने हैं, सजेस्टिव मेजर्स। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम बता सकते हैं कि जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस हैं उनको हम दूर करें। जो रीजनल इम्बैलेंस क्या है कि जो हमारा साउथ के स्टेट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हुए जा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और नॉर्थ में नहीं आ रहा है, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है, तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें कि हर इक्वल इन्वेस्टमेंट आए। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हर चीज़ कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। तो इस तरह से हम एक पॉइंट ही लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे हम कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पर चेक रखा जाए। ऐसा ना हो वो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए रीजनल जो भी सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खिलवाड़ करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी रखना चाहिए बाकी दूसरे डायमेंशंस के अलावा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि हर रीजन तक पहुंच हो सके, तभी वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव होगा। प्रॉपर एजुकेशन होगी तभी लोग अपने हितों को समझ पाएंगे और नेशनलिज्म की फीलिंग को, नेशनलिज्म की जो भावना है उसको बढ़ावा देंगे अपने छोटे छोटे हितों के ऊपर उठकर। उसके बाद हम मास मीडिया को अपील कर सकें। ठीक है, जैसे कि हम किसानों से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हम इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बना सकें, इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें कि जो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं कि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज अपने हितों को बढ़ावा दे रही हैं तो उनको लोग फॉलो करने लगते हैं और ऐसी चीज़ों को मानने लगते हैं। तो इससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं होगा, और हम जो भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके लिए स्पेशल पैकेजेस लेकर आए। तो ये हमारे सजेस्टिव मेजर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर में इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और आप चाहें तो आप एंड भी कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि हमको न्यू इंडिया के निर्माण में आप लिख सकते हैं सबका साथ और सबका विकास के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और ये पॉइंट लिखने के साथ आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स हम कंक्लूजन में कई बार यूज़ कर लेते हैं जो हमारा कॉमन कंक्लूजन हो सकता है बहुत सारे आंसर्स के लिए। इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमको बताना है कॉजेज और चैलेंजेस ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉजेज और चैलेंजेस क्या है? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैंने ऊपर भी आपको बताया है क्या है कि जो पुरुष हैं वो माइग्रेट करते जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। तो क्या हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर महिलाएं ज़्यादातर बचती हैं और महिलाएं फिर कृषि कार्यों में संलिप्त हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण है पावर्टी, क्योंकि पावर्टी के चलते जो फैमिली इनकम है उसको सपोर्ट करने के लिए महिलाएं जो हैं वो एग्रीकल्चर में जा रही हैं। उसके बाद एग्रेरियन डिस्ट्रेस के चलते जो फार्म लेबर है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है क्योंकि इनको कम वेजेस देने होते हैं, राइट। और एक डेटा भी दिया हुआ है, रिपोर्ट के हिसाब से 2001 से 11 के बीच में लगभग
7.7 मिलियन फार्मर्स जो हैं इन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ा है। तो जब पुरुष वहाँ पर काम नहीं करेंगे तो हमें महिला लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन माइग्रेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है किसके लिए? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और 2017-18 के जो इकोनॉमिक सर्वे था इसमें कहा गया था कि माइग्रेशन के चलते फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। फिर लैक ऑफ मोबिलिटी, जो विमेन है वो शहरों में इतनी आसानी से नहीं जा पाती जैसे कि पुरुष चले जाते हैं, तो उनको वहीं पर रहना पड़ता है, जिसके कारण वह एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ से जुड़ जाती हैं। तो ये हमारे कुछ कारण हो गए। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो महिला लेबरर्स हैं उनके वेजेस काफ़ी कम होते हैं पुरुषों की तुलना में। जेंडर डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। फार्म मैकेनाइजेशन, देखिए अब फार्म में अगर हम मशीन्स का प्रयोग करने लगेंगे तो जो महिलाएं हैं उनके पास ज़्यादा कार्य नहीं बचेगा, और ये भी एक बड़ा चैलेंज के रूप में वो बहुत फेस करती हैं। देन प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होती है, वो मात्र लेबर के रूप में काम करती हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं होती है। लिमिटेड एक्सेस है रिसोर्सेज के उनके पास। और हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं ये लगभग 37% जो महिलाएं हैं ये कृषि व्यवसाय में संलग्न थी, जो उनमें से 37 जो थी उनके पास उच्च हिस्सेदारी थी, जबकि जो रिमेनिंग 63% थी ये मात्र कृषि लेबर्स यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर्स के रूप में वहाँ पर कार्यरत थी। तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं हम? देखिए हम महिलाओं को लेबरर्स की बजाय कल्टीवेटर्स बना सकते हैं, ठीक है। हम उनको कल्टीवेटर का स्टेटस दें, ना कि लेबरर्स का। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं पॉइंट। फार्म मैकेनाइजेशन अगर हो रहा है, वो समय की आवश्यकता है, तो ये ध्यान में रखा जाए कि वो फीमेल फ्रेंडली हो, ठीक है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से भी वेमेन को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। साथ में हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो कि जेंडर सेंसिटिव हो और जो जेंडर अवेयर हो, यानी कि लोग लिंग जो हो उसके बारे में जागरूक बन सकें, राइट। और महिला किसानों को समान अवसर प्रदान किए जा सकें। तो ये पॉइंट्स हम इसमें कुछ लिख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से हम क्या समझते हैं, इंडिया में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं और इसको हम प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए पारंपरिक ज्ञान प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, तो जो हमारे ट्रेडिशन से जो भी नॉलेज सिस्टम हमें मिला है वो मेनली हो गया हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। ये नाम से समझ में आ रहा है, इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ रीजनल इंडिजिनस लोकल कम्युनिटीज़, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज ऑफ सबसिस्टेंस, इकोलॉजिकल नॉलेज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, सेलेस्टियल नेविगेशन, क्राफ्ट स्किल्स और क्लाइमेट अदर्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि 2001 में जो भारत सरकार है इसके द्वारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई थी, एक रिपोजिटरी बनाई गई थी जिसमें 1200 फॉर्मुलेशंस रखे गए थे वेरियस सिस्टम्स के, जिसमें इंडियन मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, ये सारी चीज़ें प्रिजर्व की गई थी। इसके लिए कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लाए गए हैं, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 का, उसके बाद GI टैग तो आपने बहुत सुना होगा, और ये किसके माध्यम से दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इसके माध्यम से हमने प्रिजर्व करने की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। अब स्टेप्स टू प्रिजर्व क्या है, ये ज़रूरी है कि हम डॉक्यूमेंट करें और पेटेंट करें ऐसे सिस्टम्स को, और ये ध्यान रखें कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं उनके द्वारा इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन या फिर मिसयूज़ ना किया जाए, राइट। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे मैकेनिज्म लेकर आएँ जो इन सिस्टम्स को के माध्यम से कम्युनिटी को बेनिफिट दे सके। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अल्मोड़ा में जो मेंबर्स थे तामता कम्युनिटी के, इन्होंने कंटिन्यू रखा ट्रेडिशनल कॉपर वेयर को प्रोड्यूस करना, और अगर गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है स्मॉल स्मेल्टिंग प्लांट्स में, लोकल माइंस में, तो इससे क्या हो सकता है, इससे कॉपर जनरेशन हो सकता है, ठीक है, और उसके माध्यम से हम कॉपर यूटेंसिल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द लोकल इंडस्ट्री। आखिरी पॉइंट क्या दिया हुआ है, कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, इनको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। देन इसको हम यहाँ पर और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, ठीक है, ताकि स्कूल्स कॉलेजेस में इसके बारे में ज़्यादा एजुकेशन दी जाए, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, देखिए कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं इनको मेनली ओरली पास किया गया है फ्रॉम वन जनरेशन टू
अनदर। तो ये टाइम है कि हम उसको रिवाइव करें ताकि जो भी हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं उनको वो प्रॉस्पेर कर सकें, वो फल फूल सकें, राइट। तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और इसमें हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।